आ गए, घुमाए सारा यूट्यूब, नहीं मिला कुछ काम का कंटेंट। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आज करेंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, बेसिक्स टू एडवांस, 3 क्लासेस में। ये है पहली। मैं हूं आपका दोस्त शिवम चौधरी, आपके अपने गुरुकुल चैनल पे। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट चालू करने वाले हैं। इसमें है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम पहचाने कैसे कोई चेंज फिजिकल है या फिर केमिकल। 2 टाइप के चेंजेस होते हैं हमारे, पहला फिजिकल एंड दूसरा केमिकल। अब केमिकल चेंजेस को पहचानने का तरीका, सबसे पहले अगर किसी चीज का कलर चेंज हो गया तो वो केमिकल है, ओडोर या स्टेट चेंज हुई तो केमिकल है, किसी गैस का इवोल्यूशन हुआ तो केमिकल है, हीट ट्रांसफर हुई तो केमिकल है। इन सबको एक एक करके एग्जांपल से देखते हैं। चेंज इन कलर, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें आयरन मिलाया, जब उसमें आयरन मिला तो उसका कलर ग्रीन हो गया। ये ब्लू से जो ग्रीन कलर चेंज हुआ है, ये एग्जांपल है एक हमारे केमिकल चेंज का। दूसरा आता है ओडोर या स्टेट में कन्वर्जन। किचन में जाना, देखना कोई चीज खराब हो रही है, जब वो खराब होती है तो उसकी स्मेल चेंज होने लगती है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, गैस इवॉल्व हो रही है, कोई गैस निकल के आ रही है, बबल्स निकल रहे हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे केमिकल रिएक्शन का। हीट ट्रांसफर एंडोथर्मिक हो या फिर एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा आपको क्या होती हैं। अगर हमारा किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। अब हमको देखना है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट एंड एक राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स, राइट पार्ट इज प्रोडक्ट। लेफ्ट पार्ट का जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा रिएक्टेंट्स एंड राइट पार्ट इज प्रोडक्ट। तो हमारी एक केमिकल इक्वेशन के लिए 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है, रिएक्टेंट्स का होना बहुत जरूरी है और प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट्स ही ट्रांसफॉर्म होते हैं प्रोडक्ट्स में। 9th क्लास में आप ऑलरेडी ये कवर कर चुके हो कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन हमको उसमें सिर्फ 3 पढ़नी है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अब किसी रिएक्शन को होने के लिए कैटलिस्ट के होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट वो चीजें हैं जो हमारी रिएक्शन को फीजेबल बनाती हैं, जो हमारी रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करती हैं। वो कैटलिस्ट डायरेक्टली हमारी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ उस रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल से समझो, आपका कोई कंपटीशन है स्कूल में स्पोर्ट्स का, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करा, आप गए, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो आपके पेरेंट्स एज अ कैटलिस्ट का काम करा, उन्होंने आपको सिर्फ सपोर्ट करा। हम भी एज अ टीचर आपके लिए कैटलिस्ट हैं, जो आपको सिर्फ मोटिवेट करते हैं अपना आगे बढ़ने के लिए। बढ़ना आपको होता है, तो रिएक्टेंट्स आप हैं, हम सिर्फ एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन से समझिए कैसे ये वर्क करता है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, दोनों मिलाकर ग्लूकोज बने और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ये एक लाइट रिएक्शन है जो प्लांट्स में होती है। यहां पे एज अ कैटलिस्ट लाइट, क्लोरोफिल काम कर रहे हैं और प्रेशर। ये तीनों चीजें होनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो रिएक्शन पूरी नहीं होगी। इसलिए ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करेंगे, जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में हेल्प करेंगे, एंड इसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। अभी हमने फर्स्ट पेज पे देखा था कि अगर हीट अंदर आ रही है, हीट बाहर जा रही है, दोनों केसेस में वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी मैटर है ना हम उसको क्रिएट कर सकते कभी भी, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। पूरे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो कांस्टेंट है। सिर्फ होता क्या है, वो फॉर्म बदल सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सेम रहेंगे। इसलिए हमको रिएक्शन में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल करनी होती है, क्योंकि जो हमने लेफ्ट साइड में जो मैटर लिया है, ये मैटर ही कन्वर्ट हुआ है राइट साइड में। तो ये ना खत्म होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए, ना कम रहना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए। अब हम उसको करते कैसे हैं? हमको सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं करनी, हमको क्या चेंज करना है? कोएफिशिएंट्स। दोनों का डिफरेंस क्या है? H2O। इसमें 2 जो है हमारी सबस्क्रिप्ट है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। हम इसके आगे का नंबर चेंज करेंगे। पीछे वाली स्लाइड में एग्जांपल में देखो, यहां पे हमको बैलेंस करनी थी तो हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 के आगे 6 लगाया एज अ कोएफिशिएंट। हम पीछे इसको 2 को चेंज नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में। एग्जांपल देखो, H2 + O2 गिव्स H2O। अब ये इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, और अगर हम राइट साइड देखें, मतलब प्रोडक्ट की साइड देखें, तो हाइड्रोजन के 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन 1 है। हमको ये बैलेंस करना होगा। बैलेंस के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 गिव्स 2H2O। अब यहां से हमको क्या पता चला? अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2H2O + O2 गिव्स 2H2O। अब यहां से देखिए, यहां पे हमारे हाइड्रोजन हो गए 4। कैलकुलेट कैसे करते हैं? H 2 थे और वो 2 और आगे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 2 और 2 4। एग्जांपल से देख लो, हाइड्रोजन यहां था और यहां था, 2 हाइड्रोजन थे, इनको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया तो 2 और बन गए हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ये चारों हाइड्रोजन मिलेंगे
दो ऑक्सीजन के एटम से और ये बना देंगे 2H2O। दो, अब एक इक्वेशन में आपको दे रहा हूं, आप इसको बैलेंस करके मुझे कमेंट में बताएंगे। Ag + Cl2 गिव्स AgCl। इसको बैलेंस करके बताना है आपको कमेंट में। अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस में देखेंगे हम पहले कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब होते हैं? कंबाइन का मतलब क्या है? दो चीजों का जुड़ना, कंबाइन होना। तो कॉम्बिनेशन में क्या होती है? दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल लिखा, H2 + O2 गिव्स H2O, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखो, Mg + O2 गिव्स MgO। अब आपको हो सकता है ये सिंबल समझने में प्रॉब्लम हो रही हो कि कौन सा सिंबल किसके लिए होता है, तो मैं यहां पे आपको एक क्विक शीट दे रहा हूं जिससे आप अभी के लिए केमिकल समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके नेम्स और सिंबल्स लिस्ट बना के दूंगा जिसको आपको याद रखना है। Mg होता है हमारा मैग्नीशियम, O इज ऑक्सीजन, H2 इज हाइड्रोजन, Ag इज सिल्वर, Cl2 इज क्लोरीन। तो अभी तक मैंने यही सारे यूज करे हैं, आगे जो और यूज करूंगा वो मैं आपको बता दूंगा हैंड टू हैंड। फिर आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। एक रिएक्टेंट किसी दो पार्ट में टूटेगा तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं H2O को ब्रेक कर दूं H2 + O2 में, तो ये क्या बन गया? हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां से देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स होंगे और एक मिलके प्रोडक्ट बनेगा। अब डिकम्पोजिशन होने के लिए हमको कुछ कंडीशंस हैं जो नेसेसरी फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो वो डिकम्पोजिशन नहीं होगा। कोई एलिमेंट टूट रहा है तो उसको टूटने के लिए कुछ कंडीशंस लग रही हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है? पहली, थर्मल। अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा। ऐसा समझो, जब H2O बन चुका है तो इसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब वो बॉन्ड ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अब वो बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेंगे हम? एनर्जी प्रोवाइड करके। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसकी फॉर्म्स देखेंगे हम, या तो थर्मली, उसको हीट के थ्रू हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो जिससे कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए H2O के बीच का, तभी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनेगी। फोटोलिटिक में लाइट एक्सपोजर के थ्रू डिकम्पोजिशन हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इक्वेशन लिखवाई थी, AgCl ब्रेक हो रहा है हमारा Ag + Cl में। यहां पे ये लाइट के थ्रू होता है। इसमें सनलाइट आएगी, सनलाइट एज अ कैटलिस्ट काम करेगी और ये दोनों Ag और Cl, सिल्वर एंड क्लोरीन, विल ब्रेक अप। फिर आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक स्प्लिटिंग। इसमें मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से स्प्लिट हो जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी तरीके से स्प्लिट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक स्प्लिटिंग। एक एक रिएक्शंस आपको याद रखनी है इन तीनों की, थर्मल डिकम्पोजिशन की, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। नाम रखने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको रिएक्शन जरूर पता होनी चाहिए। इनको आप नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारी केमिकल इक्वेशन होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। जो आपको लर्न करने का मैटर है वो आपको नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूं। मैं थोड़ा एक बार आइडिया दे देता हूं, होती क्या है रिएक्टिविटी सीरीज। हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब उनमें ऐसा समझो चुल ज्यादा है। जब चुल ज्यादा है तो वो ज्यादा उथल पुथल करेंगे, जो ज्यादा उथल पुथल करेंगे वही ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो कम रिएक्टिव को वो हटा देंगे। जब वो ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा देंगे तो हमारी वही रिएक्शन कहलाएगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की भी ट्रिक है। याद करने की क्या ट्रिक है? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी मिली क्या? सिल्वर, ऑडी। ये आपको याद करने की ट्रिक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी लिखकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको फॉलो करना ना भूलें। एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी मिली क्या? सिल्वर, ऑडी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये वर्क कैसे करता है यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे वर्क कैसे करता है। यहाँ पे देखिए कॉपर है, कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइंड है, लेकिन हमें यहाँ देख के पता चल रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक ये रहा एंड कॉपर ये रहा। यहां से रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है। जब जिंक ऊपर है तो जिंक विल रिप्लेस कॉपर। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक ने कॉपर को हटा दिया उसकी जगह से और कॉपर अकेला हो गया दूसरी जगह। इसी चीज को बोलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दोनों के एलिमेंट्स दोनों आपस में बदल जाएंगे। ए बी के साथ था, सी डी के साथ था। जब दोनों कंबाइन होंगे तो ए के साथ डी आ जाएगा और सी के साथ बी आ जाएगा। दोनों पीछे वाली चीजें बदल गई आगे वाली चीजों के साथ। ये बी सी के साथ आ गया और ए डी के साथ आ गया। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल याद रखिए, BaCl2 + Na2SO4 गिव्स BaSO4 + 2NaCl। इसमें और भी आपको याद रखना है कि ये जो BaSO4 बना है ये प्रेसिपिटेट बन गया। अब प्रेसिपिटेट क्या है? एक रिएक्शन हुई हमारी, जब ये दोनों आपस में जुड़े, ये बदले, तो BaSO4 जो रिएक्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट नीचे आके सेटल हो गया। मतलब ये पूरे सॉल्यूशन में घुल नहीं पाया तो नीचे आके सेटल हो गया। जैसे आप पानी में रेत को घुला दें,
पानी में रेत घुलेगा नहीं, नीचे आके बैठ जाएगा, तो डेट इज प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन गया। ये आपको रिएक्शन याद रखनी है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन पर। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? दो टाइप की रिएक्शन और देखिए, एक तो होती है ऑक्सीडेशन एंड एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन हट जाएगी तो रिडक्शन है। इसको उल्टा भी देख सकते हैं इसका, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन निकलेगी और अगर ऑक्सीजन हटेगी तो हाइड्रोजन जुड़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ऑक्सीजन जुड़ी, हाइड्रोजन निकली, ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोजन जुड़ी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन या फिर लूजेस हाइड्रोजन। अगर एक सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन कर ली तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे मैंने Zn में O जोड़ा, ये ZnO बन गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो चुका, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और मैंने ZnO को ब्रेक करा Zn प्लस Cu में, Zn प्लस O में, तो ये क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हुई। ऑक्सीजन जब रिमूव हुई तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। यहां पे देखिए, अगर दोनों चीजें हो रही हो एक ही रिएक्शन में तो उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, सिर्फ एक ही इक्वेशन में। यहां पे देखिए ZnO था, ZnO से Zn बन गया, मतलब ZnO का रिडक्शन हो गया। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना? ऑक्सीडेशन से। कार्बन में कार्बन का ऑक्सीजन मिल गया और दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके एग्जांपल्स के साथ। ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं ये आपको एज इट इज याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आती है हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब रिएक्शन हुई और एनर्जी रिलीज हो गई, बाहर निकल गई। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिखाया था, फोटोसिंथेसिस का। उस फोटोसिंथेसिस में सनलाइट रिक्वायर्ड हो रही थी, सनलाइट एज अ कैटलिस्ट काम कर रही थी। तो सनलाइट जब कैटलिस्ट की तरह काम कर रही थी तो उसको एनर्जी अंदर चाह रही थी, तो अंदर चाह रही थी इसलिए एंडोथर्मिक, अंदर की तरफ एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी, अंदर उस रिएक्शन को फुलफिल करने में एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। जब उसमें कंज्यूम हो रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर उसमें से बाहर निकले, जैसे हम सांस लेते हैं, हमने सांस ली, बाहर छोड़ी, अब जब तुमने बाहर छोड़ी तो आपने देखा कि गर्म हवा बाहर निकली। वो गर्म हवा क्या निकली? वो हीट एनर्जी रिलीज हुई। तो एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमको यहां से दो एग्जांपल्स याद रखने हैं। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है एंड एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है हमारा रेस्पिरेशन, हमारा बॉडी का रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर एनर्जी निकली तो सराउंडिंग गर्म हो गई, आसपास की चीजें गर्म हो गई। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी अंदर यूटिलाइज हुई, अंदर इस्तेमाल हुई। अब ये कोरोजन और रेंसिडिटी है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आने वाला है क्योंकि सीबीएसई ने इसको ऑलमोस्ट कट करा हुआ है। लेकिन आप थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया होना चाहिए होते क्या है। इसके अलावा आपको बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना, आपको बस इक्वेशन याद रखनी है और रस्टिंग क्या होती है एंड कोरोजन क्या होता है ये याद रखना है। अब कोरोजन क्या होता है? बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से या एसिड से रिएक्ट करते हैं, मतलब जुड़ते रहते हैं और कोरोड होते रहते हैं, मतलब गलते रहते हैं। उसी चीज को बोलते हैं हम कोरोजन। कोरोजन में क्या है? मेटल्स धीरे धीरे टाइम के साथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करेंगे और धीरे धीरे गलते रहेंगे, उसी चीज को बोलते हैं हम कोरोजन। अब ये कोरोजन जब आयरन में होता है तो उसको हमने सेपरेट नाम दिया हुआ है रस्टिंग। अगर कोरोजन आयरन के अंदर होगा तो उसको रस्टिंग बोलेंगे। तो रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन विच इज ओनली हैपन इन आयरन। इसको प्रिवेंट करने की टेक्निक्स होती हैं। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? कोटिंग करके। ये हमारा आयरन की रॉड है, इस पे हमने पेंट को कोट कर दिया, पेंट की कोट कर दी तो ये इस पे आयरन ढक गया, इसके ऊपर जिंक आ गई। अब जिंक की कोटिंग कर दी हमने, जब जिंक की कोटिंग कर दी इसके ऊपर हमने, तो वो जिंक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगी। आयरन तो हमारा कांटेक्ट से खत्म हो गया क्योंकि हमने आयरन के ऊपर जिंक कोट कर दी। तो इसी वजह से अब ये कोरोड नहीं होगा जब तक इस पे जिंक की कोटिंग रहेगी। जिंक जैसे जैसे हटने लगेगा वैसे वैसे आयरन एक्सपोज हो जाएगा ऑक्सीजन से और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। उसके बाद कोरोड होना फिर चालू हो जाएगा। तो कोटिंग इज एक टेक्निक है जिससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म कर देते हैं आयरन का एनवायरमेंट से। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, इस कोरोजन की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज होते हैं हमारे ब्रिजेस को या फिर आयरन की जो भी चीजें बनती हैं उनको ठीक करने में, क्योंकि आयरन एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजों को बनाने में करते हैं, लेकिन वो टाइम के साथ साथ गलता रहता है। आयरन इसलिए हमको आयरन के ये रस्टिंग को रोकने की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। आयरन की रस्टिंग की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। 4Fe + 3O2 + 6H2O gives 4FeOH का थ्राइस। यहाँ पे देखिए आयरन था, आयरन ऑक्सीजन से मिला और वाटर से मिला, दोनों ने मिलकर ये बना दिया। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बहुत आसान है। रेंसिडिटी आप बस देसी भाषा में ये समझिए, रेंसिडिटी इज खाने का सड़ना। खाना सड़ा वो रेंसिडिटी। क्यों सड़ा?
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके। यहाँ पे एक बात अपने दिमाग में अंदर तक बिठा लो, ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, लेकिन ऑक्सीजन खाने का आइटम हो गया या फिर कोई और वेजिटेबल या प्लांट हो गए, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती ऑक्सीजन, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारे खाने को तो ऑक्सीजन नुकसान ही पहुंचाती है, हमें खाने को ऑक्सीजन से बचाना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उनको रैंसिड बनाती है, मतलब खाना खराब करती है। तो यहां पे क्या बात याद रखनी है, व्हेन द फैट्स एंड ऑयल इन फूड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द एयर दे बिकम रैंसिड, मतलब जो हमारे फैट और ऑयल थे वो एयर में आए, एयर में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही वो खराब होना शुरू हो गए, इसी चीज को बोलेंगे रैंसिडिटी। इसका सॉल्यूशन क्या है, एयर टाइट पैकेट्स में सामान को रखना, या फिर और भी प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। हम एयर टाइट पैकेट्स में रखेंगे, स्कूल में भी लंच लेके जाते हो एयर टाइट में लेके जाते हो, जिससे कि खाना गर्म भी रहे और खराब भी ना हो। फ्रिज में रखते हैं हम, टेम्परेचर कम करना भी एक टेक्निक है जिससे हम रैंसिडिटी को बचा सकते हैं। सॉल्ट ऐड करना एक टेक्निक है जिससे हम पिकल्स को बचाते हैं। वाटर रिमूव करना एक टेक्निक है जिससे हम पिकल्स को इससे भी हम बचाते हैं। ये बात याद रखनी है, जो स्नैक्स के पैकेट होते हैं, हमारे चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और वो खराब ना हो। कुल मिला के बॉटम लाइन रैंसिडिटी की है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही खाना खराब होने लगेगा, तो उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट से हमको बच के रहना है। अब उससे बचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो सारे तरीके आपने अपनी देसी लाइफ में, रोज की लाइफ में देखे होंगे, किचन में जाके देखना, 100 एग्जाम्पल दिख जाएंगे आप। तो ये हर जगह आपको रैंसिडिटी बचाने की टेक्निक्स है। मैं आपको एक क्विक रिकॉल करवा रहा हूं, हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले देखा था हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो रिएक्टेंट्स मिल रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे, ए और बी मिल रहे थे, ए बी बना रहे थे। एग्जांपल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट था, वो ब्रेक हो रहा था 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा था कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, वही जो दिखाया था मैंने आपको, एक इधर है, 2 इधर है, इस वाले को ये पसंद है तो ये वाला इधर भाग गया, इसे छोड़ गया अकेले। जब इसे अकेला छोड़ गया तो ये फिर अकेला रह गया। ए और ए जुड़े बी सी के साथ, सी वाले को ए पसंद था तो सी ए के साथ आ गया और बी को अकेला छोड़ गया। ठीक ऐसे ही होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ZnCuSO4 से जुड़ा, ZnSO4 प्लस Cu बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में सेम सिंगल डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है, एक स्टेप और जुड़ जाता है। ए बी के साथ था, सी डी के साथ था, ए को डी पसंद था, डी के साथ आ गया, बी को सी पसंद था, सी के साथ आ गया, तो ए डी हो गया और बी सी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको रिएक्शन मैंने अभी कवर करवाई है। फिर आती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम ऑक्सीजन ट्रेड के नाम से याद रख सकते हो तुम। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, नाम में ही है। रेड ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। कोई चीज ऑक्सीजन जुड़ेगी भी और ऑक्सीजन रिमूव भी होगी, एक से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, एक से रिमूव हो जाएगी, तो वो ऑक्सीडेशन है, जिससे जुड़ी, और जिससे रिमूव हुई वो रिडक्शन है। तो आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा और ज्यादा आपको एग्जाम ओरिएंटेड डाटा दूंगा, जिसको आपको याद करके समझ के एग्जाम में जाना है, और उसके अलावा आपको इधर उधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। ऐसा और अच्छा कंटेंट देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस के लिए या फिर इस पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पे मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया नहीं देना कहीं भी, बस आपको जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इस चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपका कोई सजेशन है या आप कुछ चाहते हैं कि ऐड हो इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।